हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है, इनमें से कौन है? शेरिफ एंड शेरिफ, एच.एम. जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सेल्जनिक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, किम्बॉल यंग। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। देखिए अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस फोल्डर में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर समाजीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले समाजीकरण की जो बात है वो किसने की है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। G.H. मीड ने समाजीकरण की सबसे पहले बात की है। अच्छा, समाजीकरण है क्या? तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, एक सीखने की प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, जीवन प्रयत्न यह चलती है प्रक्रिया। इसके अलावा निरंतरता इसमें पाई जाती है, गतिशीलता होती है। ठीक है, गतिशीलता पाई जाती है इसमें। महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है समाजीकरण की? बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, एक सेकेंड। महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है, और जो प्रारंभिक अवस्था है समाजीकरण की वो बाल्यावस्था मानी जाती है। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य है उस समाज के ही जो मानक होते हैं, मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया है। और समाजीकरण से संबंधित जॉनसन की परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया था समाजीकरण के लिए? इन्होंने कहा था कि समाजीकरण में हम उन्हीं व्यवहारों को शामिल करेंगे। समाजीकरण सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज के द्वारा जिन व्यवहारों को मान्यता प्राप्त है उन व्यवहारों को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि समाजीकरण के अंतर्गत वही शिक्षण आएगा या वही व्यवहार आएगा जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस तरीके से जॉनसन की परिभाषा जो है समाजीकरण से संबंधित ये पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं। परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, पितृस्वस्ते। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की जो आवश्यकता होती है, इनमें से वो क्या कहलाएगी? परिहार व्यवहार कहलाएगा। यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और परिहार में अवॉइडनेस, यहाँ पर जो परिहास है फर्स्ट वाला ऑप्शन ए, ये जोकिंग रिलेशंस की बात कर रहा है। एंड सेकेंड वाले में क्या होता है? परिहार में इसमें दो नातेदारों के
बीच में समाज या फिर समूह, समाज या समूह या संस्कृति आप कह ले, ये अंतर क्रिया पर निषेध करती है दो नातेदारों के बीच में। जैसे आप देख सकते हैं सास और बहू के बीच में। एंड टाइलर का इसके बारे में क्या कहना था कि जो परिहार है, टाइलर कहते हैं परिहार का संबंध मात्र सत्तात्मक व्यवस्था में है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था से परिहार का संबंध है, चूंकि जो दामाद होता है वो बाहरी होता है और इसीलिए परिहार का विकास हुआ है, ये कहना टाइलर का था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसके मतानुसार समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष का मुख्य योगदान रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, सीमेल, हीगल, कोजर। कार्ल मार्क्स, सीमेल, हीगल, कोजर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य योगदान रहा है, यह किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना है। एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं, जैसे कि द होली फैमिली, एग्जाम्स में आती है, ये एंजल्स के साथ थी इनकी। ठीक है, फिर इसके अलावा एक बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी विथ एंजल्स। ठीक है, फिर द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी हो जाएगी। दास कैपिटल है, ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। दास कैपिटल किसकी है? समाजवादियों की बाइबल मानी जाती है दास कैपिटल। ठीक है, ये सारी बुक्स कार्ल मार्क्स की है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसका श्रीपुरम पर अध्ययन रहा है और वहां पर 3 वर्ग की बात की है? जमींदार, किसान, कृषि श्रमिक। ऑप्शंस दिए गए हैं, आंद्रे बेते, डेनियल थानर, धनाग्रे, एससी दुबे। यहां पर सही क्या होगा? श्रीपुरम पर अध्ययन रहा है इनमें से किसका, और वहां पर उन्होंने 3 वर्गों की बात की। वर्ग में कौन कौन से हैं? जमींदार, किसान और कृषि श्रमिक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा आंद्रे बेते। आंद्रे बेते ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने भारतीय कृषक समाज को मिश्रित समाज बताया था। ठीक है, भारतीय कृषक समाज कैसा है? मिश्रित समाज है, ये आप बात याद रखेंगे। ठीक है, फोस्टर ने क्या कहा था? जो कृषक समाज है उसे आधा समाज कहा था। फोस्टर ने कृषक समाज को क्या कहा था? आधा समाज। और रेडफील्ड कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहते हैं। इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखेंगे आप। ठीक है, और इन्होंने कृषक की, ठीक है, कृषक की 3 विशेषताएं बताई थी आंद्रे बेते ने। पहला तो जो कृषक होता है वो भूमि से जुड़ा होता है। ठीक है, पहला क्या है? कृषक भूमि से जुड़ा होता है। दूसरा है, ज्यादातर समाजों में जो कृषक होते हैं उनकी निम्न स्थिति होती है। पहले इन्होंने बात की कि कृषक जो है वह भूमि से जुड़ा होता है। दूसरा, ज्यादातर समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। और तीसरा, कृषकों को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना जाता है। कृषकों को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना जाता है। ये 3 विशेषताएं कृषकों से संबंधित आंद्रे बेते ने बताई हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी ये किसकी है? दुर्खीम, हीगल, मर्टन, लेमर्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी आपको कमेंट में बताना है, कई बार बताई गई हैं। सही बताइएगा, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए।
राइट क्या होगा, मर्टन होगा, रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक इनकी पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये किसकी हो जाएगी, मर्टन की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी किसने दिया है, मर्टन ने दिया है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसने होपी जनजाति पर अध्ययन कर उसके वर्षा नृत्य में प्रकारों का विश्लेषण किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, डी एन मजूमदार, रिवर्स, रेमंड फर्थ, मर्टन दिए गए हैं। इनमें से किसने होपी जनजाति पर अध्ययन करके उसके वर्षा नृत्य में प्रकारों का विश्लेषण किया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एन मजूमदार, रिवर्स, रेमंड फर्थ, मर्टन दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा रॉबर्ट किंग मर्टन, मर्टन ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन पुस्तक से संबंधित है ब्लूमर, मीड, राधा कमल मुखर्जी, बोर्डियो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन किसकी हो जाएगी, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट क्या होगा यहाँ पर, राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी की ये बुक है। ठीक है, आपको ये कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स इनकी बताई गई है, जैसे कि इंडियन वर्किंग क्लास, पहली क्या हो जाएगी, इंडियन वर्किंग क्लास। फिर है सेकंड, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। थर्ड है अ सिटी इन ट्रांजिशन, अ सिटी इन ट्रांजिशन। फिर है द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज है। फिर इसके अलावा द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स है, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं राधा कमल मुखर्जी की, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से किसका कलकत्ता की गंदी बस्तियों के दूषित व अमानवीय वातावरण पर अध्ययन रहा है। ऑप्शंस हैं राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, पार्सन्स। इनमें से किसका कलकत्ता की गंदी बस्तियों के दूषित व अमानवीय वातावरण पर अध्ययन रहा है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राधा कमल मुखर्जी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा है। समाजशास्त्र क्या है, समाज का महाविज्ञान है। ये किसका कहना है, राधा कमल मुखर्जी का। समाजशास्त्र क्या है, समाज का महाविज्ञान है, ये राधा कमल मुखर्जी ने कहा है। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन किसकी है, फ्रेजर, कॉल मैनहीम, मेलानोव्स्की, हेबरमास। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है, फ्रेजर, कार्ल मार्क्स, कॉल मैनहीम, मेलानोव्स्की, हेबरमास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड यहाँ पर अगर कुछ देख लेते हैं, राधा कमल मुखर्जी ने वैल्यूज की बात की थी। ठीक है, तो इन्होंने मूल्यों को दो वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, मूल्यों को ये दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है साध्य वर्ग, साध्य मूल्य, ठीक है, और दूसरा है साधन मूल्य। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए से कराया जा रहा है। ठीक है, मूल्यों के दो वर्गों में मूल्यों को विभाजित करते हैं, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। और साधन मूल्यों के आधार पर समाज के मूल्यों के 3 स्तर बताते हैं। इस साधन मूल्यों के आधार पर समाज में मूल्यों के 3 स्तर बताते हैं। पहला है जैविक मूल्य, ठीक है, जैविक मूल्य। दूसरा हो जाएगा सामाजिक मूल्य, और तीसरा हो जाएगा आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है,
आध्यात्मिक मूल्य। ये 3 मूल्य हैं जो राधाकमल मुखर्जी ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं प्रश्न, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन किसकी है? फ्रेजर, कॉलमैन, हिम, मेलानोवस्की, हेबरमास है यहाँ पर, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा मेलानोवस्की, ठीक है। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन मेलानोवस्की की हो जाएगी और इनकी पुस्तकें हैं अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ठीक है। पहली क्या है? अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। सेकंड हो जाएगी द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ठीक है, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज। फिर है मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस, मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस, ये हो जाएगी कुछ मेलानोवस्की की बुक्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसका अध्ययन बिंदु मानवीय आवश्यकताएं हैं? कार्ल मार्क्स, मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? इनमें से किसका अध्ययन बिंदु मानवीय आवश्यकताएं हैं? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मेलानोवस्की, ठीक है। बी यहाँ पर सही है। देखिए मेलानोवस्की ने मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता, ठीक है। ये 3 तरह की आवश्यकताओं की बात मेलानोवस्की ने की है और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है वो किसे बताया? संस्कृति को बताया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति करती है और इस संस्कृति का निर्माण ही व्यक्ति ने किया है अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसे याद रखेंगे। इसके अलावा मेलानोवस्की ने जादू की भी बात की है, मैजिक, ठीक है, जादू की भी बात की है। 2 प्रकार बताए हैं, एक सफेद जादू, ठीक है, सफेद जादू, और दूसरा है काला जादू, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? काला जादू हो जाएगा। सफेद जादू अच्छे कार्यों से संबंधित है, दूसरों की भलाई अच्छाई के लिए किया जाता है, जबकि जो काला जादू है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है, दूसरों को हानि पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है ब्लैक मैजिक। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, क्राइम एंड कस्टम इन सेविज सोसाइटी किसकी है? क्राइम एंड कस्टम इन सेविज सोसाइटी किसकी है? इवांस, प्रिचार्ड, फ्रायड, मेलानोवस्की, लेवी-स्ट्रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्राइम एंड कस्टम इन सेविज सोसाइटी किसकी हो जाएगी? इवांस, प्रिचार्ड, फ्रायड, मेलानोवस्की, लेवी-स्ट्रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? मेलानोवस्की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने मानदंड के 2 प्रकार बताए हैं? जनरीतियां, जनरूढ़ियां। ऑप्शंस है समनर, क्रोबर, लिंटन, क्लॉर्क, विस्लर। समनर, क्रोबर, लिंटन, क्लॉर्क, विस्लर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने मानदंड के ये 2 प्रकार जनरीतियां और जनरूढ़ियों को बताया है? देखिए जो मानदंड है ये क्या है? समाज के आचरण के नियम है, ठीक है। जो समाज के आचरण के नियम होते हैं इन्हें ही सामाजिक मानदंड कहा जाता है, ठीक है। व्यक्ति
जब मानदंडों के अनुकूल व्यवहार करता है, ठीक है। अब वो दोनों तरह से कर सकता है, मानदंडों के अनुकूल व्यवहार भी कर सकता है और मानदंडों के प्रतिकूल व्यवहार भी कर सकता है। लेकिन जब वह मानदंडों के अनुकूल व्यवहार करता है तो इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, और जब वह व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के विपरीत, ठीक है, विपरीत व्यवहार करता है, मानदंडों का उल्लंघन करता है, तो समाज में एनोमी की सिचुएशन उत्पन्न होती है। प्रतिमानहीनता की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने देखने को मिलती है। और यहाँ पर समनर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समनर ने संस्था के विकास की बात की थी। इसके अलावा इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, अंतः समूह और बाह्य समूह की भी बात की है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही है। नृजाति केंद्रवाद हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, प्रजाति केंद्रवाद वह संस्कृति हमारी संस्कृति से श्रेष्ठ है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद सभी संस्कृतियां अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर किसकी है। रॉबर्ट बीरस्टेट, होम्स, कूले, जॉनसन। रॉबर्ट बीरस्टेट, होम्स, कूले, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर यहाँ पर किसकी हो जाएगी पुस्तक। कूले की हो जाएगी, CH कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कूले हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कूले यहाँ पर राइट है। अब देखिए कूले ने सोशल कंट्रोल की भी बात की है, सामाजिक नियंत्रण की बात की है अपनी इस पुस्तक में, और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे, चेतन और अचेतन, ठीक है। चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण, ये किसने बताए हैं, कूले ने बताए हैं। इसके अलावा कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है, ये भी आपको याद रखना है। आत्मदर्पण का सिद्धांत इनका समाजीकरण से संबंधित है, और इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि 1909 में आती है, इस पुस्तक में प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। प्राथमिक समूह जिसे कहते हैं कि व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, ये इनका कहना था। और प्राथमिक समूह के ये जो उदाहरण बताते हैं वो 3 बताते हैं, ठीक है। पहला परिवार बताते हैं, दूसरा हो जाएगा पड़ोस, और तीसरा हो जाएगा मित्र समूह, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे आप, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं किसने बताए हैं, या प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक किसकी है, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है किसने दी। समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है, इनका है, ठीक है। कूले ने सामाजिक नियंत्रण की बात ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में की। सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण इन्होंने बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किसके विचार है कि श्रम विभाजन जितना अधिक विशेषीकृत होगा अर्थव्यवस्था उतनी ही फले फूलेगी तथा राष्ट्र समृद्ध होगा। दुर्खीम, हीगल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, इनमें से किसका कहना है कि श्रम विभाजन जितना अधिक विशेषीकृत होगा अर्थव्यवस्था उतनी ही फले फूलेगी और राष्ट्र समृद्ध होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ होगा, ठीक है। एडम स्मिथ होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की थी, ये आपको बात याद रखनी है। सबसे पहले श्रम विभाजन की बात किसने की है, एडम स्मिथ ने की है। और दुर्खीम ने सामाजिक श्रम विभाजन की बात की, ठीक है। सामाजिक श्रम विभाजन की बात किसने की है, दुर्खीम ने की है। देखिए सामाजिक श्रम विभाजन की बात किसने की है, दुर्खीम ने। एडम स्मिथ ने सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है यदि कोई पुरुष एक ही समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाता है। एक विवाह
क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता, यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? क्रमिक एकल क्रमिक एकल विवाह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कोई एक पुरुष है, एक समय में एक स्त्री से विवाह कर रहा है, पर तलाक और पुनर्विवाह, पुनर्विवाह कब? जब उसकी डेथ हो सकती है या तलाक के बाद भी फिर से शादी करने में जो है शिथिलता बरतता है, कर सकता है मतलब, तो ऐसा जो विवाह होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रमिक एकल विवाह कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है सामुदायिक भाव के 3 तत्व, हम का भाव, भूमिका का पालन का भाव, निर्भरता का भाव किसने बताए हैं? इनकी बात किसने की है? ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेड, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेच। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक भाव के 3 तत्व, हम की भावना, भूमिका का पालन का भाव, निर्भरता का भाव की बात किसने की है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, मैकेवर एंड पेच। ठीक है, मैकेवर एंड पेच होगा, और मैकेवर एंड पेच ने समुदाय निर्माण के, ठीक है, समुदाय निर्माण के जो आधार इन्होंने बताए हैं, ठीक है, वो 2 बताए हैं। एक है स्थानीयता और दूसरा है सामुदायिक भावना। स्थानीयता और सामुदायिक भावना, ये समुदाय निर्माण के 2 आधार हैं। ये किसके द्वारा बताए गए हैं? मैकेवर एंड पेच के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया? जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एमएन श्रीनिवास, डीएन मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएन श्रीनिवास हो जाएगा। एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहां पर राइट है। एमएन श्रीनिवास की बात की जाए तो इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा इनकी है, पश्चिमीकरण की अवधारणा इनकी है। ठीक है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण की अवधारणा है, फिर आधुनिकीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, आधुनिकीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, और इसके अलावा प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी है। प्रभुत्व जाति या प्रभावी या प्रभु जाति आप कह ले, ये इनकी है। और इसके अलावा अगर इनकी बुक्स की बात की जाए तो एक पुस्तक है इंडियाज विलेजेस। ठीक है, इंडियाज विलेजेस हो जाएगी। फिर एक इनकी आएगी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया हो जाएगी। इसके अलावा इनकी हो जाएगी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज है। ठीक है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। ठीक है, अदर एसेज हो जाएगी। और इसके अलावा एक है सोशल चेंज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, ये इनकी पुस्तक है। द रिमेंबर्ड, ठीक है, द रिमेंबर्ड, एक सेकेंड रुकिए, द रिमेंबर्ड, द रिमेंबर्ड विलेज हो जाएगी। फिर एक है द डोमिनेंट, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। ठीक है, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके अलावा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया भी है, जिसमें इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। आपको कई बार ये बुक भी बताई गई है। इंडियाज विलेजेस है,
कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, द रिमेंबर्ड विलेज है, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज है, ये भी इनकी पुस्तक है MN श्रीनिवास की। इनकी जो अवधारणाएं हैं, ज़्यादातर जो अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वो संस्कृतिकरण से संबंधित है, और इसके अलावा जो डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। एंड इन दोनों पर ही क्लासेस हो चुकी हैं जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मानता है कि समाज अपनी उत्थानावस्था में से संस्कृति तथा पतनावस्था में सभ्यता होता है? ऑप्शंस है सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि समाज अपनी उत्थानावस्था में संस्कृति और पतनावस्था में सभ्यता होता है? सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ क्या होगा? स्पेंगलर होगा। स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में दिया था, और इन्होंने विश्व की 8 सभ्यताओं का, ठीक है, 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। विश्व की 8 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन किया था, और इनका कहना था हर एक सभ्यता का पतन एक निश्चित सीमा के बाद हो जाता है, और उसकी जगह, उसका स्थान दूसरी सभ्यता ले लेती है। और पश्चिमी सभ्यता के बारे में इनका कहना था कि पश्चिमी सभ्यता अपने चरम सीमा को पार कर गई है और उसका पतन होना निश्चित है। याद रखेंगे आप, 8 सभ्यताओं का अध्ययन किसने किया है? स्पेंगलर ने। इनकी पुस्तक और सामाजिक परिवर्तन का इन्होंने सिद्धांत दिया है। हर एक सभ्यता का पतन एक निश्चित सीमा के बाद हो जाता है और उसका स्थान दूसरी सभ्यता ले लेती है, यह इनका कहना था। चलिए आगे चलते हैं। एंड इनका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है सोशल चेंज से रिलेटेड, इसे भी कंप्लीट कराई गई है। सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, इन सभी का जो सोशल चेंज से रिलेटेड जो सिद्धांत है उसे कंप्लीट कराया जा चुका है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? पुनरावृत्ति उद्विकास का सिद्धांत, समरेखीय उद्विकास का सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत, प्रतिवर्ती उद्विकास का सिद्धांत। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत, ठीक है, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चक्रीय सिद्धांत किसका है? सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने किसने दिया है? अब उसमें आ जाएगा सोरोकिन का। सोरोकिन का सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है। स्पेंगलर का आ जाएगा, टॉयनबी का आ जाएगा, पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है, किसने कहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? ऑप्शंस है स्मिथ, लेविस कोजर, जॉर्ज सिमेल, रॉबर्ट पार्क। इनमें से किसका कहना है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? रॉबर्ट पार्क होगा। ठीक है, रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले सात्मीकरण की अवधारणा दी थी और इसका प्रयोग इन्होंने अमेरिकीय प्रजातीय से संबंधित जो शोध था उसमें इन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग किया है। रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले आत्मसातीकरण या सात्मीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। अमेरिकीय प्रजातीय संबंधित जो शोध है उसमें, ठीक है, अमेरिकी प्रजातीय संबंधित शोध में सात्मीकरण की अवधारणा का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था और इनका कहना था कि ये जो आत्मसातकरण की प्रक्रिया है ये 4 चरणों से होकर के गुजरती है, 4 चरणों से होकर के गुजरती है। और ये जो आत्मसातकरण की प्रक्रिया है जो 4 चरणों से होकर गुजरती है, इसे इन्होंने प्रजाति संबंधों का चक्र भी कहा है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है
प्रजातीय संबंधों का चक्र किसका है, ठीक है। और ये जो चरण है वे कौन कौन से हैं? पहला तो है संपर्क, फिर उसके बाद आएगा प्रतियोगिता, संपर्क, प्रतियोगिता, समायोजन और इसके अलावा लास्ट में आत्मसातकरण, ठीक है। आत्मसात की जो बात है वो इन्होंने की। ये 4 चरण हैं जो कि इन्होंने बताए हैं। और ये जो 4 चरण हैं सात्मीकरण की या आत्मसात की, इसे प्रजातीय संबंधों का, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रजातीय संबंधों का चक्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है? बोटोमोर, स्पेंसर, मार्क्स, रॉबर्ट बीरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसका कहना है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है? बोटोमोर, स्पेंसर, मार्क्स, बीरस्टेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर रॉबर्ट बीरस्टेट है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, 1970 में ये आती है, ठीक है ये पुस्तक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या किसका विचार है? मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। एंड बोगार्डस का सामाजिक संस्था के बारे में क्या विचार है? इन्होंने कहा कि सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना होती है जिसको सुव्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। तो समाज की ऐसी संरचना जिसको सुव्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा, ठीक है, जिसे सुव्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा जो मानवीय आवश्यकताएं हैं या समाज की आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है, ऐसी सामाजिक संरचना को हम सामाजिक संस्था कहेंगे। एक प्रश्न आता है हैमिल्टन से संबंधित, इनका क्या कहना था कि जो संस्था है ये रीति रिवाजों का गुच्छा है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ये हैमिल्टन का कहना है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? मैकेवर, मार्क्स, पेरेटो, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। निम्न में से किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी होगा, सोरोकिन होगा, ठीक है। सोरोकिन ने समाजशास्त्र को क्या कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, उनके प्रारूपों और अनेक प्रकार के संबंधों का एक सामान्य विज्ञान है। और इन्होंने जो सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में, ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। और सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में इनका क्या विचार था कि स्तर विहीन समाज, ठीक है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। स्तर विहीन समाज सिर्फ एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले किसने की थी? व्यवस्थित तरीके से सोरोकिन ने की थी अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में, ठीक है। सोशल मोबिलिटी में इस पुस्तक में इन्होंने बात की थी, 1927 में आती है। सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात की है। अब यहाँ पर प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, जोसेफ एकोल, हॉट एंड हंट, फ्रैंक पार्किन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में इनमें से किसने क्लासिफाई किया है? यहाँ पर सही क्या होगा बताइए ऑप्शन। सोरोकिन की बात की जाए तो इन्होंने क्षैतिज गतिशीलता और
उद्रक गतिशीलता की बात की है, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और उद्रक सामाजिक गतिशीलता की बात सोरोकिन ने की है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए टर्नर की, इन्होंने भी दो बताए हैं, एक तो प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, और दूसरा है प्रायोजित गतिशीलता, ये टर्नर ने बताए हैं, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और यहां पर सही क्या होगा, जोसेफ कॉल होगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है प्रतिसंस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना क्या कहलाता है, उपसंस्कृति कहलाएगा। बी यहां पर सही हो जाएगा। मुख्य संस्कृति जैसे आप समझ सकते हैं इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति क्या है, मुख्य संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी संस्कृति क्या कहलाएगी, उपसंस्कृति कहलाएगी जाएगी, ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, स्कूल को दमनकारी संस्था किसने माना, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, इवान इलिच जॉनसन। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, स्कूल एक दमनकारी संस्था है या किसका कहना है। राइट आंसर यहां पर इवान इलिच हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व। यहां पर सही क्या होगा, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब उन्हें हम क्या कहेंगे। सही यहां पर क्या होगा, सांस्कृतिक सकुल होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। पूछा जाता है प्रश्न, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो सांस्कृतिक सकुल हो जाएगा। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सांस्कृतिक सकुल में क्या होगा, कई सारे जब सांस्कृतिक तत्वों का जो योग होता है, कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग ही सांस्कृतिक सकुल कहलाता है। जैसे कि विभाग आप ले ले सांस्कृतिक सकुल में, और इसके अंतर्गत कई सारे सांस्कृतिक तत्व हो जाएंगे, एंगेजमेंट, ठीक है, इसके अलावा जो तिलक होता है, वरमाला होता है, जो फेरे होते हैं, ठीक है, प्रतिभोज, विदाई, ये सभी सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित किया है। मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर सही क्या होगा, इनमें से किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित किया है। राइट आंसर यहां पर क्रोबर हो जाएगा, ठीक है, क्रोबर, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। घुरिये ने, ठीक है, घुरिये ने जनजाति को क्या कहा था, पिछड़े हिंदू कहा था, ठीक है, पिछड़े हिंदू कहा था जनजातियों को घुरिये ने। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है। स्टीवर्ट, पार्सन्स, कॉल मैनहीम, नाडेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में इनमें से किसने की है। राइट आंसर यहाँ पर कॉल मैनहीम है, ठीक है, कॉल मैनहीम यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। इनकी जो पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है। ज्ञान के समाजशास्त्र की इन्होंने बात की है, ज्ञान के समाजशास्त्र की इन्होंने बात की है, ठीक है। और सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार ये बताते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और दूसरा अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 335 यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 होगा। नेक्स्ट है, धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी भी इनमें चालू है। टोडा जनजाति, कुडबी जनजाति, जेनु कुरबा जनजाति और कादर यहाँ पर जनजातियां दिया गया है। जो धनुष और तीर धर्म क्रिया है यह इनमें से किस जनजाति से संबंधित है? टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है? रिवर्स का रहा है। टोडा जनजाति पर अध्ययन किसने किया है? रिवर्स ने किया है। प्रश्न है, सामाजिक अंतर पद्धति इन्होंने विकसित की है। बोगाडस, हीगल, अगस्त कॉम, लिकट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक अंतर पद्धति इनमें से किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? बोगाडस होगा। सामाजिक दूरी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? पार्सन्स, जॉनसन, स्मेल्स, बोटोमोर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के इन 4 स्वरूपों की बात इनमें से किसने की है? सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में पार्सन्स का क्या कहना था कि सामाजिक स्त्रीकरण सामाजिक व्यवस्था में उच्च व निम्न क्रम विन्यास में विभाजन है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में उच्च व निम्न क्रम विन्यास में विभाजन सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है, यह पार्सन्स का कहना है। एंड यहाँ पर राइट आंसर बोटोमोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है अर्थात अस्त्रीकृत। इस कथन के लेखक का नाम बताएं। किंग्सले डेविस, सोरोकिन, श्रीनिवास पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन समाज नहीं है अर्थात अस्त्रीकृत है। इस कथन के लेखक का नाम बताएं। यहां पर सही क्या होगा? सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद स्थापित किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम, कार्ल मैनहीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद स्थापित किया? यहां पर सही क्या होगा? एमाइल दुर्खीम होगा। बी ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। मैक्स वेबर की बात की जाए तो इन्होंने 2 प्रकार बताए समाज के, परंपरागत समाज और तार्किक समाज। ठीक है, परंपरागत समाज और तार्किक समाज की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो इन्होंने भी 2 प्रकार बताए हैं। एक बताया है इन्होंने वर्ग विहीन समाज। ठीक है, वर्ग विहीन समाज, और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्ग समाज। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स ने बताए हैं। और मैनहीम की बात की जाए तो इन्होंने भी 2 बताए हैं, इन्होंने 3 बताए हैं। ठीक है, इन्होंने 3 बताए हैं। व्यवस्थित समाज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सामान्य समाज। ठीक है, सामान्य समाज हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक समाज। ऐतिहासिक समाज, ये 3 प्रकार कार्ल मैनहीम ने बताए। एमाइल दुर्खीम ने पूर्व औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज की बात की। कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज और वर्ग समाज की बात की। मैक्स वेबर ने परंपरागत समाज और तार्किक समाज की बात की है। प्रश्न है, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोडिलार्ड, फूको, गॉफमैन, अलेक्जेंडर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक किसकी है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, नीरा देसाई, मैत्री कृष्ण राज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक किसने लिखी? सदरलैंड, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, कार्ल मैनहीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग किसकी हो जाएगी? कार्ल मैनहीम की हो जाएगी। डी यहाँ पर सही होगा।
निम्न में से यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है? पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, लेविस स्ट्रॉस, लीच यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान जो यथार्थता है, रियलिटी है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेविस स्ट्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लेविस स्ट्रॉस है, सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये लेविस स्ट्रॉस का कहना है। इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि एक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ठीक है, ये एक हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लेविस स्ट्रॉस की, इसे आपको याद रखना है। प्रश्न है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह यानी कि नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? के.एन. शर्मा, ए.सी. मेयर, वाई.बी. दामले या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्ध समूह यानी कि नेटवर्क ग्रुप की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? ए.सी. मेयर। ए.सी. मेयर, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लुईस वर्ड द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई है? इनमें से किस मानदंड की पहचान, किस मानदंड की बात इन्होंने नहीं की है? आकार, घनत्व, जनसंख्या की समरूपता, जनसंख्या की विषमता। यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? समरूपता। आकार, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता की बात की है, समरूपता की बात नहीं की है। सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन किसकी है? टाइलर, लर्नर, रॉल्फ लिंटन, फ्रेंच बोआस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन किसकी हो जाएगी? फ्रेंच बोआस की हो जाएगी। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ये किससे संबंधित है? किसकी पुस्तक है? फर्थ, पीटर ब्लाउ, पार्सन्स, मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी हो जाएगी? पीटर ब्लाउ की हो जाएगी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पीटर ब्लाउ, रेमनफोर्ड, पार्सन्स, किंग्सले डेविस। राइट आंसर क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसका हो जाएगा? रेमनफोर्ड का हो जाएगा। बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान का पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है? किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? स्टेटस एंड रोल, प्रस्तुति भूमिका की सबसे पहले बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है। ठीक है, किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है। द स्टडी ऑफ मैन में 1936 में यह पुस्तक आती है, द स्टडी ऑफ मैन। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले बात की है प्रस्तुति और भूमिका की। यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है या कहना है? ऑप्शंस है फिचर, रेडफील्ड, लिंटन, हॉबेल। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। बी यहां पर सही हो जाएगा। और इन्होंने, लिंटन ने क्या कहा है संस्कृति को? संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। इन्होंने जीवन विधि कहा है। ठीक है, लिंटन ने। और रेडफील्ड समाज के सदस्यों की जीवन शैली संस्कृति को बताते हैं। हर्शकोविट्स की इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह किसका कहना है? हर्शकोविट्स का कहना है। प्रश्न है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा प्रतिपादित की है? क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरेट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मोरिस ओपलर की हो जाएगी। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की है? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी हो जाएगी?
रूथ बेनेडिक्ट, डी यहाँ पर सही होगा। एंड लास्ट है, सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक सार्वभौम कहेंगे, जो सब जगह देखने को मिल रहा है। डी यहाँ पर सही होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।